नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए हेमंत जी को स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई आपका। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सवाल किए जाएं, आलोचना की जाए, सब ठीक है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश के नेता की तुलना अगर इस दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह से होने लगे तो फिर गंभीर है मामला। या तो विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है, या तो 12 साल से दबा हुआ गुबार बाहर आने लगा है। अब सिस्टम के अत्याचार या सिस्टम की मनमानी को सहने की सीमा पार कर चुका है विपक्ष। विपक्ष अब खुल करके बोलने की तैयारी कर चुका है या लड़ने की तैयारी कर चुका है। चुनावी राज्य में केरल में राहुल गांधी थे और चुनावी राज्य में जो जोरदार ललकार है राहुल गांधी की, उसमें हाईलाइट यही है, 12 साल में मोदी पर इससे बड़ा हमला नहीं होगा अगर मोदी की तुलना, मोदी सरकार की तुलना किम जोंग के शासन से होने लगे, नॉर्थ कोरिया से होने लगे। आज केरल में पहली बार ऐसा है जब खुल करके किसी मंच से आम निजी चर्चाओं में लोग, बहुत दिनों से मैं सुनते आ रहा हूं कि भाई ये तो नॉर्थ कोरिया अब हमारा देश बनता जा रहा है, ये सब मन में आने लगा है। लेकिन मंच से अगर मोदी सरकार की तुलना हो रही है नॉर्थ कोरिया से, किम जोंग से, तो फिर इस पर चर्चा अब जरूरी हो चुकी है। हेडलाइन दिखा दीजिए, मैं सीधा चलूंगा फिर हेमंत जी के पास। हेडलाइन लाइए। राहुल बोले यह इंडिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी की आत्मा। यूथ कांग्रेस मेंबर्स के खिलाफ एक्शन पर पीएम मोदी की आलोचना की। जरा भीतर चलिए, खबर के अंदर जाइए। नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को यूथ कांग्रेस मेंबर्स के खिलाफ एक्शन पर राहुल ने पीएम मोदी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार और नॉर्थ कोरिया के तानाशाही शासन का तानाशाही शासन एक जैसा है। ये इंडिया है, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी की आत्मा है, यह कोई अपराध नहीं है। उन्होंने पूछा, जब आदिवासी अपने जल, जंगल और जमीन के हक के लिए खड़े हुए तो उन पर भी शक की नजर डाली गई। यह कैसा लोकतंत्र है जहां पीएम सवालों से डरते हैं, जहां असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है। यही जो लाइन आखिरी है ना, असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक लक्षण है। दरअसल दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस मेंबर्स ने शर्ट उतारकर प्रोटेस्ट किया था। इस संबंध में दिल्ली पुलिस 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने शिमला पहुंची थी और फिर शिमला में जो हुआ, हिमाचल में जो हुआ, वो हमने कल रात में सबसे पहले आप तक खबर लाई थी और आज दोपहर में भी दिखाई। राहुल गांधी का ट्वीट लाइए जो उन्होंने पोस्ट किया है, वो पोस्ट भी पढ़वा देते हैं आपको, उसके बाद सुनवा देते हैं। 2 क्लिप्स हैं, 3। आज भारत में कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में ढकेला जा रहा है जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है। सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो लाठी, मुकदमा और जेल, यह लगभग तय है। पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, जवाब मिला लाठियों से। देश की गौरवशाली महिला पहलवानों ने बीजेपी के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की। उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया। एक पीड़िता, व्यभिचार की पीड़िता के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। न्याय की मांग को व्यवस्था के लिए असुविधा मानकर हटा दिया गया। युवा कांग्रेस ने देश का अहित करने वाले यूएस ट्रेड डील का शांतिपूर्ण विरोध किया तो उन्हें देश विरोधी बताकर गिरफ्तार कर लिया गया। जब आम लोग जहरीली हवा के खिलाफ खड़े हुए तो पर्यावरण की चिंता को भी राजनीति कहकर दबा दिया गया। जब किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया तो उन्हें देश विरोधी करार दिया गया। आंसू गैस, रबर की गोलियां, पानी की बौछारें और लाठियां यही संवाद का माध्यम बना।
जब आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के हक के लिए खड़े हुए तो उन पर भी शक की निगाह डाली गई, मानो अपने अधिकार मांगना अपराध हो। यह कैसा लोकतंत्र है जहां कंप्रोमाइज्ड पीएम सवालों से डरते हैं, जहां असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है। शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं है, लोकतंत्र की आत्मा है। सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सरकार आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जवाबदेह रहती है। मोदी जी ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, भारत है। जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे और असहमति को दुश्मन, तब लोकतंत्र मर जाता है। इसमें एक लाइन से आप गिनती कर लीजिए, यही सबसे बड़ी बात है जो हम कई चर्चाओं में, डिबेट्स में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब प्रवक्ता आते हैं जवाब देने के लिए राहुल गांधी पर करारा पलटवार करने के लिए, यही तो बताया जाता है ना हेडलाइंस में, राहुल पर करारा पलटवार। तो करारा पलटवार बिंदुवार होना चाहिए, बिंदुवार करारा पलटवार। कभी करिए, हम भी चलाएंगे, कभी ऐसा करिए तो पलटवार, बिंदुवार करारा पलटवार हम चलाएंगे। लेकिन बिंदुवार पलटवार नहीं होता है, विशुद्ध थेथरई और लफाजी होती है, विशुद्ध। जब बात ट्रेड डील की होती है, जब बात मक्का सोयाबीन की होती है, जब बात कपास की होती है, जब बात टेक्सटाइल की होती है, जब बात एग्रीकल्चर की होती है, तो इस देश का वाणिज्य मंत्री आता है जो ट्रेड डील अमेरिका में जाकर के बैठ के कर रहा था। वो कहता है नेहरू कंप्रोमाइज्ड थे, इंदिरा गांधी कंप्रोमाइज्ड थी। अगर नेहरू इंदिरा गांधी कंप्रोमाइज्ड थे, हम उनकी सफाई भी नहीं देने जा रहे, तो क्या इससे आपको यह अधिकार मिल जाता है कि आप कंप्रोमाइज्ड हो जाएंगे? इससे आपको यह अधिकार मिल जाता है? इससे आपको अधिकार मिल जाता है कि आप देश बेच देंगे? इससे आपको अधिकार मिल जाता है कि इस देश के किसानों के हितों को आप बेच देंगे? इससे आपको अधिकार मिल जाता है कि आप भारत के उद्योगों को बेच देंगे? इससे आपको अधिकार मिल जाता है कि आप भारत के जो व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उनके हितों को बेच देंगे? क्या यह अधिकार मिल जाता है आपको? आप जितने 6 बिंदु थे अभी, इन 6 बिंदुओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, मुझे यकीन है। और यह भी यकीन है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एक के बाद एक। गौरव भाटिया और पात्रा, तमाम भंडारी, तमाम आएंगे, पूना वाला और बहुत सारे नागपुर वाला आएंगे और इस पर कहेंगे राहुल गांधी देशद्रोही है, राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश कर रहा है। आप छोड़ो ना राहुल गांधी क्या कर रहा है, राहुल गांधी ने जितने पॉइंट्स उठाए हैं उनका आप जवाब दे दो, पॉइंट वाइज जवाब दे दो। आपने किसानों पर लाठियां नहीं चलाई, आपने किसानों को देशद्रोही नहीं बोला, आपने किसानों को खालिस्तानी नहीं बोला। नहीं बोला हो तो बता दो। आप रोजगार मांगने वालों पर लाठियां नहीं चलाए, बोल दो आप, हम चला देंगे, दर्जन भर विजुअल चला देंगे। दर्जन भर विजुअल चलाने के लिए 15 मिनट का टाइम भी नहीं लेंगे, इतने में चला देंगे, इकट्ठा हो जाएगा, तत्काल इकट्ठा हो जाएगा। ये जवाब देश चाहता है, लेकिन आप देश को गुमराह करते हैं। चलिए जरा हम कुछ सुनवा देते हैं, क्लिप्स हैं छोटी छोटी, उसमें अंग्रेजी है, फिर अंग्रेजी के साथ साथ वहां पर मलयालम में ट्रांसलेशन है, तो थोड़ा सा सब्र करिएगा। दर्शक मलयाली भी हैं, केरल के लोग भी देखते हैं, तो वो तो समझ जाएंगे पूरी बात को। जरा चलाइए, पहली क्लिप लाइए। Adani is not a normal company. അദാനി എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം വ്യവസായ മേഖലയിലെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം മാത്രമല്ല. Adani is the financial infrastructure of the BJP and the Prime Minister of India. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളുടെ അടിത്തറയുടെ പേരാണ് ഗൗതം അദാനി എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And the United States has put a case on Mr. Adani. Mr. Adani cannot leave the country today. ഇന്ത്യയുടെ ഈ വ്യവസായ പ്രമുഖനെതിരെ അമേരിക്കയിൽ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു കേസ് നിലനിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യം വിടാൻ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള അതീവ ഗുരുതരമായ കേസ്. And the threat to the Prime Minister is very clear, that if you do not do what we want, we will release to everybody your entire financial architecture of you and the BJP. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭീഷണി, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾ പെരുമാറാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ഓരോന്നും
അത് ഞങ്ങൾ പുറത്തു വിടുമെന്നുള്ള ഭീഷണിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മേലെ സമർത്ഥമായി വന്നത്. अगली क्लिप चला दीजिए, फिर इकट्ठे जाते हैं चर्चा पे. Indian farmers are being sacrificed so that the Prime Minister can protect himself and can protect the foundation, the financial foundation of the BJP. സ്വയം സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയും തന്റെയും പാർട്ടിയുടെയും സാമ്പത്തിക അടിത്തറയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഇന്ത്യയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട കർഷകരെയാണ് ഈ ഭരണകൂടം ബലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, കുരുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. And we are not going to allow the farmers of India and Kerala to be sacrificed by the Prime Minister of India. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ चलिए अगली क्लिप एक और है बस. The first is 3.5 million Epstein files that have not yet been released. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകളുടെ പട്ടികയിൽ 3.5 മില്യൺ ഫയലുകൾ ഇനിയും വെളിച്ചത്ത് വരാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗുരുതരമായ സാഹചര്യം. Please understand, there are 3.5 million files which are still held secret by the US government. These files have information about the Prime Minister of India. 3.5 മില്യൺ സീക്രട്ട് ഫയൽസ്, രഹസ്യമായ ഫയലുകൾ എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഭയപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാൽ അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന ഭയമാണ് അവരെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. The information that has been released on Mr. Hardeep Puri and on Mr. Anil Ambani is targeted at the Prime Minister of India. And the second weapon held to the head of India's Prime Minister is the Adani case in America. Adani is not a normal company. चलिए इसी तीनों सुनवा दिया. अडानी, छोटे अंबानी, हरदीप पुरी, एफ्टीन फाइल्स और किसान, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो मोदी जी, अगर इनके मोदी जी के सामने एक लाइन से खाली एक सांस में, सेंटेंस आप मत बनाओ, सेंटेंस फॉर्मेशन मोदी जी खुद अपने दिमाग में कर लेते हैं. खाली एक लाइन से एप्स्टीन, हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, किसानों का सौदा और एप्स्टीन फाइल बोल करके आप चले जाओ. उसके बाद आप मोदी जी पर खाली एक निगाह रखो कि मोदी जी की भाव भंगिमा कैसी है. वही काम केरल में किया है राहुल गांधी ने. हेमंत भाई, इन सारे जो है मुद्दों के बीच जो है किम जोंग से तुलना, ये किम जोंग से तुलना क्या राहुल गांधी ने गलती की है? या मैं इसलिए कर रहा हूं गलती क्योंकि कहा जाएगा ना कि देश विरोधी, देखिए किम जोंग से तुलना कर दिया. या राहुल गांधी ने वो बात बोल दी जो देश में सभी लोग बोलने से कतराते, डरते या घबराते रहे. आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी. देखिए आशीष भाई, अब तक का जैसा आपने कहा ये सबसे निर्णायक और करारा हमला है, और ये हमला बाकायदा सोच समझ करके प्लान करके किया गया है. इसकी टाइमिंग देखिएगा. राहुल गांधी केरला गए थे आज पेरवूर में. पहले उन्होंने किसान संगठन के प्रतिनिधियों से पूरी बातचीत की जिसकी आपने क्लिप दिखाई, और वहां पे उनका भाषण खत्म हुआ है 1:10-1:20 के आसपास. और उसके इमीडिएटली बाद ये ट्वीट आया जिसमें उन्होंने जो लैंड ऑर्डर वाला जो पूरा मामला है, जिस तरीके से सवाल पूछने वाले, विरोध करने वालों पर जिस तरीके के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जिस तरीके से दमन चक्र चलता है, उस सारे को सिक्वेंशियली बताते हुए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताते हुए कि कब कब क्या क्या हुआ. और फिर उन्होंने कहा कि ये भारत है, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है. तो वो जो पूरी परिस्थितियां है, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चीज क्या होती है? डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चीज होती है सबसे पहले सवाल लोकतांत्रिक ढंग से, और दूसरा होता है कि उसका शांतिपूर्ण ढंग से विरोध. ठीक, मोदी जी को इन दोनों ही चीजों का पसंद नहीं, मतलब उन दोनों चीजों से बहुत ज्यादा चिढ़ है. और ना केवल मोदी जी को, बल्कि जो आप कहते हैं उनके पूरे सिस्टम को चिढ़ है इस बात से कि कोई सवाल उनसे कैसे पूछ सकता है. ठीक, एक भाई ने तो कह दिया इंटरव्यू के दौरान, वो जो आपका दुबे है, कि मोदी जी तो सवालों से ऊपर ही उठ चुके हैं, फिर तो बात ही खत्म होगी. तो सवालों से ऊपर तो मेरे ख्याल में या तो मोदी ऊपर उठे हुए हैं या नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग उठा हुआ है. तो ये तो खुद ही पुष्टि कर रहे हैं. बाकी तो सवालों के जवाब देते देखे होंगे ना आपने. शी जिनपिंग भी कभी कभी सवालों के जवाब देते हैं जब वो चाहते हैं, जितना वो चाहते हैं. पुतिन भी सवालों के जवाब आपने देते हुए बहुत बार देखे होंगे. केवल किम जोंग उंग नहीं देखा होगा आपने, और मोदी जी ने तो आज तक सवाल का जवाब दिया ही नहीं किसी का. तो ये जो तुलना है
ये बेसिकली एक निर्णायक प्रहार है पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर कि आप कहने को डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हो, और जो आपका कामकाज है पूरे का पूरा वो दमन चक्र है। जो यूथ कांग्रेस के सदस्यों के साथ किया गया, आप केवल सोच करके देखिए, क्या वो इतनी बड़ी चीज थी जो इन्होंने बना दी? क्या खुद हर चीज को लंबा नहीं खींच रहे, खुद अपनी परेशानी मोल नहीं लेते जा रहे? जिस दिन राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलना दिया गया, आपको याद होगा हमने शो किया था इमीडिएटली बाद, उस घटना के तुरंत बाद किया था, और टॉपिक उस दिन उसी पे था। मैंने क्या कहा था कि मोदी जी ने आज बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर लिया। अगर वो संसद में उनको बोलने दिया जाता तो ये बात इतनी आगे नहीं बढ़नी थी। चूंकि उनको संसद में नहीं बोलने दिया गया, तो अब सारी की सारी प्लान बी लागू होगी। और प्लान बी क्या है? देश के हर राज्य के अंदर जाकर के अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को एक्सपोज करो। कहां से शुरू किया? भोपाल से। उसके बाद आज कहां पहुंच गए? केरल। अगला कहां है? यावतमाल। उसके बाद कहां है? गंगानगर। और उसके बाद संसद शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेल्फ गोल के मूड में अपना भारतीय जनता पार्टी है, और केवल उसको जो अहंकार है वो सत्ता का है, पुलिस का अहंकार है कि हम इलाज कर देंगे। आपने देखा जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के जो सीन है, मतलब क्या ही तरीका है। अरे दिल्ली पुलिस गई है, वैधानिक संस्था है, वहां जाकर के हिमाचल पुलिस से बात कर लेते। ये क्या तरीका है? मतलब सादी वर्दी में चले जाओ, कपड़े पहने वर्दी में ना जाओ, सिविल कपड़ों में जाओ, जिस तरीके से किया। अरे कोई ये क्या है? इट इज नॉट चाइना, इट इज नॉट रशिया। यहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स है। कल को हिमाचल की सरकार आपके यही कर रही होती, फिर जिस तरीके से हिमाचल भवन के अंदर दिल्ली पुलिस वहां पे गई कथित तौर पर, वो हिमाचल भवन, हरियाणा भवन, महाराष्ट्र भवन जो भी है वो कंसर्न स्टेट की प्रॉपर्टी होता है, और वहां एंटर करने से पहले किसी भी पुलिस फोर्स को रेजिडेंट कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ भी, सारी चीजों से ऊपर उठ गए ये लोग। तो ये जो चीज है ना, बेसिकली ये राहुल गांधी कहीं ना कहीं अब उस मोड में आ गए हैं कि सरकार से अब निर्णायक लड़ाई आर पार की करनी पड़ेगी, और कोई विकल्प है नहीं। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को जिस तरीके से मोदी के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ विद्रोह बता करके जिस तरह की परिस्थितियां, देश विरोधी, जो भी सवाल पूछ ले, वो मोदी विरोधी नहीं, वो देश विरोधी है, और मोदी देश से ऊपर हो गए हैं। तो ये परिस्थिति कहां पे लागू है? ये केवल नॉर्थ कोरिया में लागू है, कुछ हद तक चाइना में लागू है। ठीक, अब वाजपेयी, उनके पास काउंटर क्या, आप सोच सकते हैं, आप अपना सर पीट लेंगे। थोड़ी देर पहले आपके प्रिय संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कांग्रेस पार्टी का जो आरोप है कंप्रोमाइज्ड पीएम, आप हैरान रह जाएंगे। पता है क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की? कि नेहरू कंप्रोमाइज थे। सोचिए आप, इनका बौद्धिक दिवालियापन, इनकी मतलब इज्जत और अकल जो है वो घास नहीं, पता नहीं कुछ और ही चढ़ने गई। जो आदमी 62 साल पहले दुनिया छोड़ चुका है वो कंप्रोमाइज था, ये आज बता रहे हैं। कमाल नहीं होगी? और अपने प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं वो अब तक नहीं बता रहे। जो अभी सत्ता में है उसने एकाएक रातों रात कैसे ट्रेड डील कर ली, इसका जवाब मिला क्या आपको? तो आपका कृषि मंत्री कहां है? सारे सवाल किस पे है कि कृषि को आपने बेच खाया, अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। दे दिया शिवराज चौहान ने जवाब है। तेल आप रशिया से लोगे या नहीं हो, अभी तक ऑफिशियल जवाब है कोई? आज कितने दिन हो गए? 24वां दिन है। जिस दिन माला पहनी थी उसके बाद 24वां दिन आज। दे दिया जवाब उसका। आपको जानकर हैरानी होगी, पोलैंड कितना देश है पता है आपको? बिहार जितना, 90 लाख आबादी है शीश भाई। और कल सवाल पूछ लिएगा आप जैसे भाई ने पोलैंड के विदेश मंत्री से कि साहब अमेरिका आपको रूस से तेल खरीदने के लिए मना कर रहा है। उसने कहा अमेरिका कौन होता है? 90 लाख की आबादी, कहता अमेरिका कौन होता है हमसे हमें बताने वाला? हमारी सॉवरेनिटी है, हम अपने फैसले खुद करते हैं। 90 लाख की आबादी, और आप 140 करोड़ का डंका बजाते कहां घूम रहे हैं? एक शब्द निकला हो तो वाणिज्य मंत्री से पूछो तो विदेश मंत्री बताएगा, विदेश मंत्री से पूछो तो कोई और मंत्री बताएगा, प्रधानमंत्री बताते ही नहीं। और भाजपा का डंका बज रहा है, देश 56 इंची प्रधानमंत्री मजबूत सत्ता के हाथों में है। कर लीजिए आप क्या करेंगे। दूसरी घटना और बताता हूं जो आज की है। अभी पोलैंड के अंदर जो अमेरिका का राजदूत है, अपने यहां भी है ना एक, जो सरगेई गौर, वैसा ही एक आइटम वहां भी। आजकल ट्रंप के तो सारे राजदूत कैसे होंगे वो आप समझ ही सकते हैं। तो पोलैंड की सरकार ने उनको डिमार्च करने के लिए, डिमार्च देते हैं ना जब कोई बात हो जाए, तो उसको डिमार्च देने के लिए विदेश मंत्रालय बुलाया। वो भाई आया नहीं। आप हैरान हो जाएंगे, अमेरिकन राजदूत को उन्होंने सारी एक्सेस बंद कर दी। पोलैंड जैसे देश में उसे कोई मिलेगा नहीं, वो कहीं जाएगा नहीं। और आपके यहाँ गौर कहां कहां घूम रहा है, मंत्रियों से कैसे मिल रहा है, पैर पे पैर रख के। कहां पोलैंड और कहां भारत, कहां हंगरी, कहां भारत?
और क्या सुन रहे हैं वहां पे इजराइल में बैठ करके? भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज बढ़ रही है, ये हो गया है, वो हो गया है। मोदी जी ने जो भी कुछ कल जो अंग्रेजी बोली, बड़ी दुर्दांत अंग्रेजी बोली जब एयरपोर्ट पे उतरे, मैं सुबह से उसको, जो रील आई है उनकी, पहली बार गलती से किसी ने आवाज वाली जारी कर दी, तो मेरे को उसमें एक शब्द समझ में आया, सैफरॉन, उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया। 15 से 20 बार देख चुका हूं। तो ये तो मोदी जी का अंग्रेजी का सिस्टम है। क्या वो बोल रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। सवालों के कोई जवाब नहीं है, और कंप्रोमाइज नेहरू है। नेहरू कंप्रोमाइज है, ये बात करने में 62 साल लग गए बीजेपी को। आप सोचिए ये पार्टी कहां जा रही है, इसका बौद्धिक स्तर क्या है। और सबसे बुरी बात तो इस देश के मीडिया की है, पोमेरियंस की। वो इस खबर को चलाएंगे, मोदी कंप्रोमाइज नहीं, ये नहीं चलाई उन्होंने अब तक। एक किसी चैनल की दिखाइए मुझे जिसमें ये हेडिंग हो के पीएम इज कंप्रोमाइज, किसी चैनल पर दिखा दीजिए, कभी नहीं आएगी। नेहरू कंप्रोमाइज हैं, थे नहीं हैं, ये चलेगी अब 3 दिन। ये भारत का पोमेरियन मीडिया है। तो अल्टीमेटली आशीष भाई, मुझे लगता है ये लड़ाई अब सड़कों की है। सड़क पे ये लड़ाई जा चुकी है। अच्छा भला संसद में मामला निपट जाता, सारी बात ठीक हो जाती। इन्होंने राहुल गांधी को, अच्छा उन्होंने कह भी दिया आज किसानों को, यही कहा कि एप्स्टीन के चक्कर में, अडानी के चक्कर में किसानों की और खेती की बलि ली जा रही है, जो हम कभी नहीं होने देंगे। और इस देश की मूल नींव अगर कोई है तो वो खेती और किसानी है, किसान है। उस पर मोदी जी जेसीबी चलाना चाहते हैं, ये भी हम नहीं होने देंगे। तो उन्होंने बहुत उसको आर्टिकुलेट किया अपने हिसाब से, करीब 14 मिनट के आसपास वो बोले, बाकी जो ट्रांसलेशन थी काफी इंप्रेसिव उन्होंने बिल्डअप किया अपने स्पीच का। और अल्टीमेटली उसको वहां ले जाके छोड़ा जो मोदी जी की दुखती रग है। और वो दुखती रग क्या है कि विदेश मामलों में कायरतापूर्ण जो हमारी नीति आज की तारीख में दिख रही है अपेरेंटली पूरी दुनिया को, हंगरी और पोलैंड जैसे देश अमेरिका को जवाब दे रहे हैं, ठीक, और भारत की आवाज नहीं निकल रही। और वो अपना वाणिज्य मंत्री कहता है कि जो बांग्लादेश को फैसिलिटी मिलेगी वो हमें मिलेगी। बांग्लादेश तो कपास खरीदता है अमेरिका से, आप भी खरीद लोगे क्या? खरीद ही रहे। तो ये पूरी की पूरी परिस्थिति राहुल गांधी को अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार, जो वो कहते हैं ना बार बार कि मुझे उनकी आंखों में डर दिखाई देता है, वास्तव में उस अपॉर्चुनिटी को आज मुझे लगता है ग्रैब करने की दिशा में चल पड़े हैं, और इसके लिए किसी भी कुर्बानी तक जाने को तैयार है। आपको ध्यान होगा बहुत सारे कथित बुद्धिजीवी एआई सम्मेलन के विरोध का बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे, और प्रेशर ये बना रहे थे कि कांग्रेस पार्टी खुद को डिस्टेंस कर ले उस घटना से। राहुल गांधी ने अनकन्वेंशनली ना केवल उसका सपोर्ट किया कि भाई ठीक किया इन्होंने, बल्कि उसको लेकर के आज तक भी उस कॉज के लिए भी लड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में अनऑर्थोडॉक्स है कि जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जाता है, उसमें किस तरीके से वो अलग से चैलेंज लेने की स्थिति में है। और आज जो ताजा चुटकुला चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जो टटपुंजी 1000-2000 फॉलोअर वाले नहीं होते इंस्टाग्राम के ऊपर, उनसे वीडियो डलवा रहे हैं, छोटे छोटे क्लिप्स, कि भाई कांग्रेस पार्टी हमें एआई के विरोध में क्लिप बनाने के लिए हजारों लाख रुपए वो कर रही है ऑफर, और उनके पास पार्टी का दफ्तर चलाने के तो पैसे नहीं है, खाते उनके सील पड़े हैं, वाईफाई के पैसे उनके पास नहीं, वो किसको पैसे देंगे? तो प्रचार में तो पैसा खर्चे नहीं कर पा रहे हैं। और एआई, अरे भाई एआई के खिलाफ वीडियो क्या हमसे कोई कहे, हमसे मान लो कांग्रेस हमको पैसा दे दे कि भारत में एआई के जो तेज गति है उसके खिलाफ मैं वीडियो बनाऊं, मुझे बनाने के लिए पहले गति तो दिखे तब ना। भारत में एआई है कहां? मुझे नरेंद्र मोदी सरकार का कोई मंत्री मिले, गलगोटिया का कुत्ता छोड़ करके और कोरिया वाला जो वो था मॉडल, वो छोड़ करके जरा अपना एआई दिखावे। देश भर में 10 करोड़ चैट जीपीटी, 10 करोड़ चैट जीपीटी यूजर देश में हमारे हैं, क्या बात करोगे एआई की? इनके पास देखिए मूल रूप से हेमंत भाई भय और भ्रम, ये इस पर इनका पेटेंट है, ये इनका अपना है। भय और भ्रम इनका है, झूठ भी इनका अपना है। झूठ पहले से भी लोग बोलते रहे, लेकिन उसको इन्होंने, कहते हैं ना कि जैसे यूरेनियम को जो है वो संवर्धित किया जाता है, तो झूठ को संवर्धित करके परिष्कृत करके जो उसका प्योरिटी में लाए हैं झूठ को, तो अब झूठ भी इनका पेटेंट हो गया है। तो झूठ, भय और भ्रम, ये 3 इनके पेटेंट हैं, इनका ये 3 है, बाकी सब कॉपी पेस्ट है। ये कंप्रोमाइज्ड 62 साल बाद क्यों बता रहे हैं? कंप्रोमाइज्ड पीएम इज कंप्रोमाइज्ड और कंप्रोमाइज्ड पीएम, ये कांग्रेस के पिटारा से निकला। ये 10 दिन 12 दिन तक नहीं जवाब दे पाए, 10-12 दिन 15 दिन नहीं जवाब दे पाए, तो क्या कहें?
दिमाग में देखिए जो आया, दिमाग में आया कि देखो झूठ का, याद कीजिए 2019 में अमित शाह का, कि तंत्र झूठ का हमारे पास है, कंप्रोमाइज इनसे चुरा लो और तेज तेज हम ज्यादा तेज चिल्लाएंगे, कंप्रोमाइज हमारे पास, ये पामेरियंस हैं, पू 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 करेंगे सब कंप्रोमाइज। तो कंप्रोमाइज चुराए, इन्होंने गांधी चुराया, इन्होंने पटेल चुराया, इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चुराया, इन्होंने भगत सिंह को चुराया। ये कंप्लीट इस गोदाम पर, अगर इनके गोदाम पे छापा पड़ जाए तो संसार सृष्टि में सबसे ज्यादा चोरी का माल बरामद होगा इनके गोदाम में। इनके पॉलिटिकल गोदाम में कंप्लीट चोरी का माल भरा हुआ है। इनका अपना माल है ही नहीं है उसमें गोदाम में। यहां तक कि सावरकर भी इनका अपना नहीं है, सावरकर भी चोरी। इनका अपना, इनके गोदाम में इनका अपना माल नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है, खाली है। इसलिए ये कंप्रोमाइज्ड भी चोरी कर रहे हैं, सारा चोरी का है सिस्टम। अब बताइए, ये कंप्रोमाइज्ड नेहरू को बता रहे हैं, कंप्रोमाइज्ड इंदिरा गांधी को बता रहे हैं। अब भाई वो लोग तो नहीं है ना, हम तो ये इस पे भी नहीं जाते हैं, इस पे अलग विषय है। जब इस पर हम आएंगे तो नेहरू और इंदिरा गांधी, इनके जहां भी जिस इलाके में इन्होंने कदम रखा होगा, मान लिया आज उस पर बिल्डिंग बन गई हो, बिल्डिंग वहां गिरवा करके वहां की मिट्टी अगर कोई उनके कदम रखा हुआ मिल जाए तो उसके उसके मतलब आप कहो लाखवां अंश के बराबर भी इन लोगों की किसी की हैसियत, किसी की छवि, किसी की का व्यक्तित्व तो नहीं है। ये क्या बराबरी करेंगे? मैं तथ्यों की बात करूंगा, फिर नेहरू से शुरू करूंगा। उनसे मुकाबला कहां कर पाओगे जिसके पास कुछ नहीं है के अलावा, कुछ नहीं है के अलावा। नहीं आशीष भाई, देखिए सत्ता में 12 साल होने के बावजूद भी अगर आप बौद्धिक स्तर पे वहां खड़े हुए हो कि आपके पास ना तो कोई ढंग का भाषण लिखने वाला है, ना कोई ये बताने वाला है कि किसी फॉरेन डिग्निटरी से जब मिलते हो तो पहली 4-6 लाइनें क्या बोलनी चाहिए, कैसे आपको बिहेव करना चाहिए। आपने देखा जब कल गले पड़े उसके नेतन्याहू के, वो कितना अनकंफर्टेबल दिख रहा था, कितना अनकंफर्टेबल दिख रहा था। मतलब कमाल है, ये 12 साल में भी एटिकेट्स और मैनरिज्म, डिप्लोमेटिक, उस तरह की चीजें, ये अपने आप में कुछ दिखा रहा है कि आप ओवरकिल पे जा रहे हो, ओवरडू कर रहे हो। और ओवर किसी भी चीज का खतरनाक होता है। आशीष भाई देखिए, एक चीज हमें मोटे तौर पे देखनी पड़ेगी। अगर हम देश की स्टैंडिंग की बात करें, नेहरू के टाइम के अंदर जो निर्गुट आंदोलन था वो एक बहुत लंबे समय तक शेप लेता रहा, वो उसके जनक थे। उसके बाद इंदिरा गांधी ने उसको कंटिन्यू किया और वो लंबे समय तक चला। दुनिया को हम सदा से राह दिखाते हैं। आज जो परिस्थितियां है ना दुनिया की, ट्रंप ने जो 1 साल और 1 महीना और 6 दिन के अंदर जो दुनिया का पूरा ऑर्डर बदलने की अपनी जो सनक है, वो जो उसने बर्बादी की है, अमेरिका पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा, ये मान के चलिए आप। इट विल नेवर बी लाइक बिफोर। लेकिन भारत की जो आज परिस्थिति मोदी जी ने 12 साल में की है, वो भी भारत को भी वैसा ही होने में, पहले जैसा प्रोग्रेसिव देश, धर्मनिरपेक्ष देश, दुनिया को लीड करता हुआ देश, वो बनने में अब बहुत लंबा समय लगेगा। क्योंकि जितना मोदी जी ने ये सब कर दिया है ना, कि आज कोई पापा है, ट्रंप के मंदिर बना रहे हो, आज ट्रंप की आरती कर रहे हो, आज फलाना कर रहे हो, हाउडी मोदी कर रहे हो, नमस्ते ट्रंप कर रहे हो, ये सारी चीजें भारत की डिप्लोमेसी के अंदर आप तो कंप्लीटली उनकी गोदी में जा बैठे हो। पूरी दुनिया आज ट्रंप से और इजराइल से बच रही है, आप इजराइल में भारत का डंका बजा रहे हो। फॉर व्हाट? आपकी क्या फॉल्ट लाइन्स है? एप्स्टीन वाला जो मसला आशीष भाई, इसको छोटा मत मानिएगा आप, ये बिल्कुल भी छोटा नहीं है। तो इनकी जो राहुल गांधी जो बार बार पकड़ रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, 5 सवाल आपने बताए शुरू में, 7 सवाल, 7 सवाल का एक लाइन में जवाब दे सकते हैं ना भाई? राहुल गांधी ने क्या कहा कि नुकसान तो हम बता देंगे, ट्रेड डील के फायदे आप बता दो, तो आपने बता दिए क्या? बताइए। कंप्रोमाइज का आप कह रहे हो कि नेहरू कंप्रोमाइज था, तो आप बताइए कैसे कंप्रोमाइज था? ये सारी की सारी चीजें, जितनी भी चीजें, किसी सवाल का जवाब है ही भाइयों के पास। क्या है कि जो आशीष भाई कह रहे हैं, मुझे केवल उसको काउंटर करना है नॉनसेंस के साथ, ये तो कोई बात नहीं। आप सत्ता में रह करके अगर सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, उसी का परिणाम आज आप देख रहे हैं, जो देश की सड़कों पे दमन दिख रहा है आपको। और राहुल गांधी ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो सारा बता दिया कि जिस दिन से सत्ता में आए हैं यही सब चल रहा है। सवाल पसंद नहीं है, जवाब देते नहीं है। वो ट्वीट में जो ट्वीट है, बेसिकली वही उन्होंने वहां बोला भी सब, उसको फिर ट्वीट में उन्होंने ढाल दिया। वो 7 सबूत हैं मोदी के अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति के, वो मोदी के अलोकतांत्रिक सोच के 7 सबूत हैं, वो जिंदा सबूत हैं।
वैसे सबूत तो और गिने जा सकते हैं, लेकिन वो 7 ऐसे हैं कि जो पॉइंटर्स के साथ उन्होंने रख दिया है। खैर, इजाजत दीजिए हमें, इस देश की जनता जो एक बार हो गई चूक, वो कई बार नारा लगा ना, हमारी भूल कमल का फूल, तो अब वो चूक सुधारने का मौका कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी वजह से इतनी सारी बातों में एक बात पे हेमंत भाई की एक बात पे खाली मैं कहूंगा, उसमें मैं अपनी राय जोड़ रहा हूं। हेमंत भाई ने कहा ना कि अमेरिका भी, वो जो अमेरिका था वो बनने में उसको भी बहुत टाइम लगेगा और भारत को भी बहुत समय जहां पे आ गया है। मैं यहां पर मेरी राय थोड़ी भिन्न है। जर्मनी में हिटलर आया, जर्मनी तबाह हो गई, लेकिन जर्मनी को वक्त नहीं लगा। जापान भयंकर तबाही के बाद उसे वक्त नहीं लगा फिर वो जापान बनने में, गौरवशाली जापान, जर्मनी को नहीं लगा। फर्क क्या होता है, उस मूल जो जड़ें हैं ना, हमारी जड़ों में अशिक्षित समाज, फिर वही बात है कि कड़वी नागरिक को, जनता को लगेगा हमें एक जाएगा मोदी तो कोई फिर मोदी आएगा, क्योंकि हम लोग मोदी मेड बाय अस, ये मोदी टोटली जो है, इसको आप कह सकते हो मेक इन इंडिया। मोदी मेक इन इंडिया है, विशुद्ध मेक इन इंडिया। मोदी जैसे नेताओं को हमने बनाया है। मोदी जैसे नेता हमारे परिवेश से जन्मते हैं, जो हमारा परिवेश है, जो हमारे यहाँ अशिक्षा है, जितनी हमारे यहाँ अंधविश्वास है, अशिक्षा, अंधविश्वास, इस सबसे जन्मता है कोई भी एक मोदी। अमेरिका वो नहीं है। अमेरिका में अब जितना दिन झेलना है तो झेल रहा है अमेरिका ट्रंप को, लेकिन ट्रंप के जाते ही वो तत्काल अपने आप को रिसेव करेगा। वो रिसेव करेगा, ये मैं रिटर्न दे रहा हूं, किसको मतलब गलत हो सकता हूं, लेकिन शिक्षित समाज जो होता है, प्रोग्रेसिव और शिक्षित, ना हम प्रोग्रेसिव हैं ना हम शिक्षित हैं, ये फर्क है। इसलिए ज्यादा चिंता हमारे लिए, क्यों इस बात को करूं, ज्यादा चिंता हमारे लिए, अगर हमको कोई भी ऐसा आ जाए हमारे देश में, लीडरशिप कोई ऐसी आ जाए जो हमें धक्का मार के, लात मार के 10 साल पीछे खींच दे, तो हमें 10 साल की उस रिकवरी में 100 साल लग सकते हैं। ये हमारे साथ रिस्क है, क्योंकि हम ना प्रोग्रेसिव समाज का लक्षण ही नहीं है कि मस्जिद में मंदिर ढूंढे। प्रोग्रेसिव समाज का लक्षण ही नहीं है कि मजार पे जाए हथौड़ा लेकर के तोड़े। ये सब प्रोग्रेसिव समाज के लक्षण नहीं होते हैं। तो हम प्रोग्रेसिव नहीं है, हम शिक्षित नहीं है, हमारे लिए खतरा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हमें 12 साल की रिकवरी में पता नहीं 100 साल लग जाएंगे, कितने लग जाएंगे हमें नहीं पता है, क्योंकि अशिक्षित और जो हमारे माइंडसेट है, ऐसे समाज को रिकवरी में बहुत टाइम लगता है, और कोई कैलकुलेटर भी नहीं बना है कि जिस पर हम इसको डाल के कैलकुलेट कर ले कि हमको कितना टाइम लगेगा। ये फर्क है। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।